अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का सेकंड हाफ। जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेशन मींस जब बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स, बहुत सारे अलग अलग साइंसेस और शोबे आपस में मिलकर किसी कॉम्प्लेक्स, किसी पेचीदा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट कोलैबोरेशन मीन्स। ओके, सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बेसिकली 2003 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन सब ने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। जीनोम बेसिकली आपकी बॉडी में जितनी भी जीन्स हैं उन सब को कलेक्टिवली जीनोम कहा जाता है। उनका सीक्वेंस और उनकी मैपिंग की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज रिसर्च की बात अगर करें तो इसमें भी क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है इस चीज़ के बारे में स्टडी और रिसर्च की जा रही है। तो उसमें एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह मिलकर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। देन मेडिकल तो ऑलरेडी आपको पता है एक कोलैबोरेटिव फील्ड ही है। बहुत सारे अलग अलग शोबे मिलकर मेडिसिन के शोबे में काम करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये सब कैंसर रिसर्च में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आ जाए, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस का मेजर रोल है, इंजीनियरिंग का, मैथमेटिक्स का, न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जाए तो इनमें बहुत सारी कॉस्मोस जो हैं, कॉस्मोस साइंसेस मिलकर काम कर रही हैं, ठीक। देन आ जाता है साइंटिफिक मेथड। जब भी आपके सामने कोई मसला खड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो आप उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। जब साइंस के सामने कोई मसला खड़ा होता है तो साइंस भी उसका सल्यूशन ढूंढती है, और सल्यूशन ढूंढने का एक तरीका, एक मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के बेसिकली 6 से 7 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप मसले को रिकग्नाइज करते हैं, देन ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, ये सब कुछ इस प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप जो है हिस्सा है जो आपने फॉलो करना है। सबसे पहले रिकग्नाइजेशन देखें तो उसमें बेसिकली आपने सिर्फ प्रॉब्लम की शनाख्त करनी है कि इशू क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक ही एरिया में कुछ पौधे या कुछ दरख्त जो हैं दूसरे दरख्तों के मुकाबले में ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने नोटिस कर लिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड आपने ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन बेसिकली 2 किस्म की हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आप कलर, टेक्सचर, इस तरह की चीज़ें नोटिस करते हैं, और क्वांटिटेटिव में आप नंबर्स में काम करते हैं। देन हाइपोथेसिस क्या है? जब आप उस ऑब्जर्वेशन की कोई टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई आर्जी आइडिया निकालते हैं उस चीज़ से, उसे आप हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम की कॉज हो सकती है। ये स्टेटमेंट सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले 7 करेक्टरिस्टिक्स होते थे, अब सिर्फ 4 करेक्टरिस्टिक्स बुक में गिवन है। सबसे पहले ये आपकी प्रॉब्लम का आंसर होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन आपने की है, यानी जो गौर व फिक्र आपने किया है, उससे ये मैच होनी चाहिए। तीसरा, इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाने चाहिए, और हमेशा आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि आप इसे गलत साबित कर सकते हैं। ये 100% एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं होती, इसका गलत होना भी उतना ही पॉसिबल है जितना इसका सही होना पॉसिबल है। देन आता है डिडक्शन। डिडक्शन में आप क्या करते हैं, लॉजिक देते हैं अपनी हाइपोथेसिस का, कि अगर हमने ये बात की है तो इसके पीछे ये लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, अगर पत्तों की डिकलरेशन हो रही है, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ रुक रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है कि आयरन डेफिशिएंसी है। ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी में आयरन की कमी है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये 2 सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो अब देखें, आपने एक हाइपोथेसिस दी जिसके पीछे लॉजिक है, तो अगर लॉजिकल हाइपोथेसिस दी जाए तो उसे डिडक्शन कहेंगे, ठीक है। देन आ जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में बेसिक आप क्या करेंगे, लेबॉर्ट्री में अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उस हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित करेंगे विद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स।
एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप बेसिकली किसी भी सैंपल को दो ग्रुप्स में बांटते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट में आप अमूमन आपके पास जितना भी मटेरियल आपने उठाया होता है लैब में यूज़ करने के लिए, उसे दो इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं। उसमें से आधे मटेरियल पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, बेसिकली आधे सैंपल पे, ठीक है, और बाकी सबको आप एज अ बेसलाइन रखते हैं। सैंपल को बेसलाइन के साथ आप कंपेयर करके इजीली देख सकते हैं कि बिफोर एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ थी और आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बेसिक ये डिफरेंस है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को एज इट इज़ रहने दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका सारा एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर वगैरह डन हो गया तो तब आप अपना रिज़ल्ट जो है वो शाया करते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि साइंटिफिक है तो आप साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में, डिफरेंट सेमिनार्स में अपना काम देंगे, ठीक है, अपना काम पब्लिश करवाएंगे। आफ्टर ऑल दिस देयर इज़ थ्योरी एंड लॉ। जब कोई हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट की जाए और कभी भी गलत साबित ना हो तो वो एक थ्योरी बन जाती है, जैसे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन और सेल थ्योरी है। और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, जो कुदरत का एक मुसलसल या तसलसल के साथ चलने वाला कानून है, उसे आप लॉ कहते हैं, जैसे हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देन आपकी बुक में मलेरिया एज अ साइंटिफिक प्रॉब्लम लिया गया है और साइंटिफिक प्रॉब्लम को जिस तरह से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह मलेरिया की प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2 दो हिस्सों में डिवीजन है। सबसे पहले कि जी व्हाट इज़ कॉज ऑफ मलेरिया। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या की गई थी कि मलेरिया और दलदली इलाकों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। क्यूनाइन जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक इफ़ेक्टिव ड्रग है। जो पुरानी बुक थी बेसिकली उसमें मलेरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री थी, ठीक है। न्यू बुक में अभी कोई हिस्ट्री नहीं है, सीधा प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है। और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी जो है मैं अपने चैनल पे जो है अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। मलेरिया के नोट्स अवेलेबल हैं, तो मैंने वहीं से, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने यही वाला कंटिन्यू किया, ठीक है। सिर्फ ये टॉपिक, बाकी सारा टॉपिक आपकी न्यू बुक से ही है। देन मार्शेस यानी दलदल का पानी पीकर मलेरिया नहीं होता और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में देखा गया है। बेसिकली प्लाज्मोडियम एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इससे अब हाइपोथेसिस क्या आई? हाइपोथेसिस ये आई कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है। आई एम रियली सॉरी, रात के 3 बज रहे हैं लेकिन इस टाइम भी मुझे खामोशी नहीं मिल रही। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरी है। खैर हम कंटिन्यू करते हैं। हाइपोथेसिस क्या बनी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज हो सकता है। डिडक्शन इससे क्या आई कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है, वजह है, तो जो बंदों को मलेरिया है, जिस पेशेंट को मलेरिया है, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी होना चाहिए। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट किया गया और कंट्रोल ग्रुप के लिए 100 हेल्दी पर्सन भी लिए गए। देखें अब 100 मलेरियल पेशेंट और 100 नॉर्मल हेल्दी पीपल, तो दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, ओके। इनका टेस्ट किया गया और देखा गया कि सारे मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, बल्कि जो हेल्दी थे उनमें से भी 7 के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। मतलब प्लाज्मोडियम बीमारी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी थी लेकिन अभी तक सिम्टम्स शो नहीं हुए थे। तो जब बीमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और सिम्टम्स शो ना करी हो तो उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया कि हाँ जी हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है। ये आपका पहला प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम, प्लाज्मोडियम इंसान के अंदर कहाँ से गया। तो अब इसमें जो ऑब्जर्वेशंस आई वो फिर से वही कि मलेरिया का दलदली इलाकों के साथ ज़रूर कोई ताल्लुक है, लेकिन दलदल का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जो लोग घरों के अंदर सोते हैं। उसके अलावा जो लोग फाइन नेट्स यानी मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें मलेरिया कम हो रहा है देन उनके जिनको मच्छरदानियाँ प्रोवाइड नहीं की गई या जो मच्छरदानियों में नहीं सोते। फिर जो लोग फायर के इर्द गिर्द सोते हैं उनको भी मलेरिया कम होता है। इससे अब हाइपोथेसिस आई कि मॉस्किटोस, मच्छर जो हैं वो प्लाज्मोडियम फैला रहे हैं, मतलब प्लाज्मोडियम लेकर जा रहे हैं और मलेरिया फैला रहे हैं। दो डिडक्शंस बनी कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद हो सकता है
दूसरी, अब लॉजिक देना था तो एक लॉजिक ये हुआ कि मच्छर के अंदर पहले से प्लाज्मोडियम मौजूद है। दूसरा ये क्या कहा गया कि शायद मॉस्किटो ने किसी मलेरियल पेशेंट को काटा और उसके अंदर मलेरियल पेशेंट से जो है वो प्लाज्मोडियम आ गया। अब इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रोनाल्ड रॉस ने, जो कि एक ब्रिटिश फिजिशियन थे। इन्होंने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को लिया, मलेरियल पेशेंट, आई एम रियली सॉरी, आई एम फम्बलिंग क्योंकि शोर हो रहा है तो इस वजह से। अच्छा, मलेरियल पेशेंट, मच्छर को मलेरियल पेशेंट के पास लेके गए, बाइट करवाया, ठीक है। और कुछ दिनों बाद उन्होंने जब उस मच्छर का एग्जामिनेशन किया तो देखा कि उस मच्छर के पेट में प्लाज्मोडियम जो है वो डिवाइड हो रहा था। सबसे पहले जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, क्योंकि मलेरिया उस टाइम पे लोगों की जान, एक जानलेवा बीमारी थी, ठीक है, जान ले रहा था, तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट स्पैरोस पे किया गया था, ठीक है। जब वो बात साबित हो गई कि वाकई ही जो है मलेरिया मच्छर की वजह से फैल रहा है, ठीक है, मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम होता है और वो उधर से ही जो है पेशेंट के ब्लड में चला जाता है, तो 1898 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे परफॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं है, मच्छर के नाम भी थे पुरानी बुक में, भी थे, मैंने यहाँ पे सॉरी मेंशन नहीं किए। जो स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें कैलेक्स यूज़ की गई थी, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले में आई थिंक एनोफिलिस थी, ठीक है। ये दो मच्छर जो हैं, बहरहाल मैंने क्योंकि समरी की है तो समराइज़ की है चीज़ को, छोटा किया है क्योंकि चैनल ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का है। तो वैसे जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, अगर तो न्यू बुक में आपके मच्छर का नाम मेंशन है तो आप ज़रूर लिखें, वैसे मेरा ख्याल है कि नहीं मेंशन, ठीक है। वरना ये सारा मटेरियल मोर देन इनफ है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके काम आए और आप लोग इससे ज़रूर कुछ सीखें, आप लोगों की तैयारी में हेल्प हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो टू बेयर अप विद मी, क्योंकि आज बहुत शोर था पीछे, ठीक है। और दूसरा, अगर यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।